सुबह बखैर, सलामत सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप सबको रमजानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज होने वाले अहम इजलास में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला किया गया है। ऐसे तमाम सेक्टर्स जिन्हें लॉकडाउन में इस्तिस्ना हासिल है वो ऐलान करदा मुकर्रर औकात और SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे, जबकि दूसरी जानिब शहरियों की गैर संजीदगी तो अरूज पर है, लेकिन इंतजामिया ने भी गैर संजीदगी दिखाना शुरू कर दी है और लॉकडाउन पर अमल दरामद तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। गुज़िश्ता रोज शहर के एक और इलाके समनाबाद अनवर पार्क के एक ही घर से 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक टेंट लगाकर गली को तो बंद कर दिया गया, लेकिन ना वहां पर कोई पुलिस एहलकार मौजूद रहा, ना ही जिला इंतजामिया ने सील इलाके की निगरानी की है। बच्चे गली में खेलते भी रहे हैं और दूसरे मोहल्लों के लोग भी वहां पर आना जाना उनका भी जारी रहा है। ये तमाम गैर संजीदा रवैये कोरोना वायरस को मजीद फैलाने में मदद भी दे सकते हैं। प्रोग्राम में कोरोना की सूरत हाल पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको एक मुनफरिद खबर मैंने सुनानी है और बताते हैं आपको अपने दुख बांटने और टेंशन फ्री होने का एक बहुत ही आसान तरीका, और वो है जी दरख्त से लिपट कर आप दुख सुख शेयर कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि आलमगीर वबा कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत की जानिब से लोगों को समाजी दूरी इख्तियार करने के साथ साथ गले मिलने और मुसाफा ना करने की हिदायत भी की गई है। वायरस के फैलाव के पेश नज़र अब इंसान एक दूसरे से गले तो नहीं लग सकते, उसी दौरान टेंशन डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइसलैंड के महकमा जंगलात की जानिब से शहरियों को तरगीब दी जा रही है कि शहरी इंसानों की बजाय दरख्तों को गले लगा सकते हैं। हुक्काम ने शहरियों को हिदायत करते हुए कहा है कि दिन में सिर्फ 5 मिनट दरख्त से लिपट कर अपने दुख बांटिए और इस मुश्किल वक्त में खुश रहिए। आइसलैंड के महकमा जंगलात ने लोगों को मुतनब्बा भी किया है कि हर शख्स एक ही दरख्त से नहीं बल्कि अलग अलग दरख्तों से गले मिल सकता है और जंगल जाने वाले तमाम अफराद को रास्तों को साफ रखने की भी हिदायत दी गई है। आगे बढ़ते हैं, एक मुनफरिद खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी है और खबर यह है कि बचपन में हम सब ने कागज के जहाज बना बना के बहुत उड़ाए हैं, लेकिन अब एक स्मार्टफोन ऐप तैयार कर ली गई है जिसके जरिए आप कागजी जहाज उड़ा सकते हैं। डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ऐप कागजी जहाज उड़ाने के शौक को अब जदीद ऐप से पूरा किया जा सकता है। ऐप के अलावा मोटर, ट्रांसमीटर और दीगर निज़ाम किसी भी डिजाइन और गत्ते से बने छोटे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए काफी होता है। इसे पावर अप का नाम दिया गया है, जो बहुत स्मार्ट तैयारा है और इसे बहुत से हालात में निहायत पुरसुकून अंदाज में उड़ाया जा सकता है। इस जहाज की पिछली जानिब 2 मोटरें भी नस्ब की गई हैं जो हमवार अंदाज में उसे उड़ाने के काबिल बनाती हैं। इस तैयारे को स्मार्टफोन के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जाता है। ये तैयारा कई तरह के करतब और तंग जाविये के मोड दिखा सकता है और उसके लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना होगा। एक और बटन दबाने से तैयारा नाक के बल हवा में कौते भी लगाने लगता है। रात के वक्त LED लगाकर इस तैयारे की परवाज का रोशन नजारा किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो पहियों का इजाफा करके इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के काबिल भी बना सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान तो कर दिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि दूध दही की दुकानों, किराना स्टोर्स को सुबह 2 बजे से 4:15 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। तनूर भी इन्हीं औकात में खुले रहेंगे। इज्तिमाई इफ्तारी और सहरी की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। मजीद क्या SOPs बनाए गए हैं, लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला नागजीर है। फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया। वजीर आला का कहना है कि दूध दही की दुकानों, किराना स्टोरों, तनूरों और बेकरियों को सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से सुबह 4:15 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी पर पाबंदी होगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने वाज़े किया कि ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, पोल्ट्री और दूध दही की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सुपरमार्केट्स में सिर्फ ग्रोसरी, फल और सब्जियों के सेक्शन खुलेंगे। ऑप्टिशियंस शॉप्स, बेकरियां, ज़रूरी अद्वियात, बीज और खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
ज़राई मशीनरी की वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें और वेंडर्स को भी मुकर्ररा औकात में काम करने की इजाज़त होगी। हुकूमत पंजाब के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज भी खुली रहेंगी। उस्मान बुज़दार का कहना है कि लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। मसाजिद के लिए जारी 20 नकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी सतह पर कमेटियां मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने लॉकडाउन में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और खबर आपको देनी है मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कि एक मोहम्मर जोड़ा जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, उनको आइसोलेट कर दिया गया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ICU में ही उनकी 50वीं शादी की सालगिरह भी मनाई गई है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए मोहब्बत का जश्न मनाने वाले मोहम्मर अतालवी जोड़े ने शादी की 50वीं सालगिरह ICU में मनाई है। मोहम्मद जोड़े की देखभाल पर मामूर अस्पताल की एक नर्स को बताया गया था कि इस जोड़े की शादी को 50 बरस मुकम्मल होने वाले हैं और उनकी गोल्डन जुबली अनकरीब है, लेकिन वो इस तरह ICU में ज़ेर इलाज है। नर्स ने खातून की ये बात सुनकर तिब्बी अमले के साथ मिलकर शादी की सालगिरह मनाने का इंतज़ाम किया और मोहम्मद खातून के शौहर को उनके बराबर वाले बेड पर मुंतकिल भी किया गया। तिब्बी अमले ने तमाम हिफाजती किट से इस्तेमाल करते हुए अतालवी जोड़े की सालगिरह का केक कटवाया, जिस पर 50 मोमबत्तियां भी सजाई गई, लेकिन ICU में होने की वजह से उन मोमबत्तियों को जलाया नहीं गया था। इन दोनों मियाँ बीवी की उम्र 70 बरस के करीब है। नाज़रीन, आपने देखा कि उनकी खुशियां मनाने के लिए, बुजुर्ग अफराद का खास तौर पर ख्याल रखने के लिए और उनकी छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए अस्पताल का जो पैरामेडिक्स था उनकी जानिब से बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम किया गया और इस वबाई सूरत हाल में भी उनको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर रिलैक्स कर दिया गया है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहें। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि इस वक्त स्टोर्स की सूरत हाल क्या है, कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन कौन से रैक्स खाली पड़े हैं? अच्छा, इसमें सिदरा ये है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो रमज़ान पैकेज दिया गया, सब्सिडी दी गई। स्टोर जो है अशिया ज़रूरिया पर दाल, आटा, दाल, चावल, चीनी और दिगर जो अशिया ज़रूरिया जिसमें इस्तेमाल होने वाली साबुन और टूथपेस्ट वगैरह है। और इसमें यह है कि जो हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज दिया गया उससे स्टोर भरा भरा तो नज़र आता है, क्योंकि जो है वो दर्जा दोम और सोम के घी के जो है वो डब्बे लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो है वो टूथपेस्ट, शैम्पू, सर्फ, साबुन की जो है वो रैक्स भरे हुए हैं। लेकिन जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं जो एक गरीब के स्टोर के लिए ज़रूरी है वो दालें हैं। दालों में सिर्फ दाल, चना है और सफ़ेद चने जो हैं वो पाए जाते हैं। ये तो एक पुरानी कहानी हो चुकी हुई है कि दालें जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर तमाम दालें दस्तयाब हों, जिसमें दाल, मूंग, मसर और इसके अलावा माश वगैरह शामिल हैं या काले चने भी हों। अब सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मिर्च मसाला जाते हैं, जो यूटिलिटी स्टोर के अपने मिर्च मसाला जाते हैं जो दिगर कंपनीज और ब्रांड से सस्ते होते हैं, उनके रैक्स भी खाली होना शुरू हो गए। खजूर जो है वो, इसकी वजह क्या है? सप्लाई क्यों नहीं आ रही? इसकी वजह ये है कि सप्लाई जो है, अगर मैनेजमेंट से बात की जाए तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो यूटिलिटी स्टोर जो एक माह में पूरा रीजन जो है, पूरा जोन जो है वो तकरीबन 8 से 9 करोड़ की रुपए की सेल करता था एक माह की, कि इसकी सेल इतनी कम थी। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से और पैनिक और खौफो हरास लोगों में जो एक पाया जाता है उसकी वजह से गुज़िश्ता माह जो सिर्फ लाहौर जोन की सेल हुई है वो 1 अरब 50 करोड़ की हुई है, कि लोगों की जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब्दुल कादिर, इसमें एक ये भी मामला रहा है कि जो मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में अशिया खरीदी और वो भी यूटिलिटी स्टोर से खरीदी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने शुरू में जैसे ही लॉकडाउन लगा तो लोगों ने जो है वो ओपन मार्केट का रुख किया। लेकिन जो कोई पाबंदी नहीं है, रूल्स क्या इसमें इसमें अब पाबंदी इन्होंने लगा दी गई है कि आप जैसे चीनी है, चीनी जो है वो आम मार्केट से तकरीबन 10 से 15 रुपए सस्ती है। और अब ये कहा गया है कि चीनी के साथ मामला ये भी है कि गरीब चीनी सिर्फ नहीं खरीदेगा, साथ में कोई और चीज खरीदेगा तो चीनी मिलेगी। हाँ, ये इन्होंने पाबंदी लगाई है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो, अगर आप जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं ट्रॉली भरी हुई है और सिर्फ चीनी की भरी हुई है और उनसे पूछा जाए कि आप चीनी लेके जा रहे हैं, मेरे घर की ज़रूरत है। इसी तरह जो घी है, जो दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल है,
उस पे पर लीटर या पर केजी जो है वो तकरीबन 30 से 35 रुपए की सब्सिडी दी गई है। और होता यह है कि वो भी घी भर लिए जाते हैं। अब जो है वो सूरत हाल इन्होंने ये की है कि अगर किसी ने चीनी लेनी है तो साथ घी और दीगर अशिया भी खरीदे, ये नहीं कि यहाँ से जो है वो चीनी और घी खरीदे और बाहर जाके जो है वो या फ़रोख्त कर दे या उसको जो राशन पैक है उसमें जो तब्दील कर दिया जाए। अगर दालों की बात की जाए तो दालें तो है ही नहीं है। अब वहाँ से लोग क्या ख़रीदेंगे? वहाँ से लोग ख़रीदेंगे मशरूबात। रमज़ान आ गया, अब मशरूबात जो हैं वो ख़रीदी जाएंगी, जो हमारी अफ्तार दस्तरखान की जीनत होते हैं मशरूबात, वो उनकी मांग में इजाफा होगा। इसी तरह चीनी की जो है वो तलब में इजाफा होगा। खजूर जो है वो अवेलेबल नहीं है। इंतजामिया क्या कहती है? ये चीज़ें हों कि रेक कुछ भरते हैं तो बाकी खाली हो जाते हैं, दाल मिलती है तो चने नहीं मिलते, चने मिलते हैं घी नहीं मिलता, घी आ जाता है तो आटा गायब हो जाता है। इंतजामिया का जो मौक़िफ़ है वो इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि एक जो है वो रीजन या वेयर हाउसेस से जो है वो पूरे जोन को जो है वो यूटिलिटी स्टोर को भेजा जाता है और वही यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे पहले सारा दिन में 100 आटे के थैले भेजे जाते थे तो वो सारा दिन में भी नहीं बिकते थे। अब वहाँ पे अगर 500 थैले भेज दें तो लेकिन अब्दुल कादिर, लॉकडाउन तो तकरीबन कोई 1 महीना और 3 दिन से जारी है। पहले भी हम यही सूरत हाल दिखाते रहे हैं। आप ही यूटिलिटी स्टोर की हर रोज फुटेज दिखा रहे होते थे, रिपोर्ट कर रहे होते थे कि भाई एक चीज है दूसरी नहीं है। ये तो साल से ये मामला चलता आ रहा है। इनका जो थोड़ा सा मैनेजमेंट का जो तरीकाकार है, इसमें जो है ये पहले टेंडर करते हैं, अशिया जो है वो ओपन मार्केट से ख़रीदती है इंतज़ामिया, फिर उसे जो है वो पैक करके या उसको जो है वो लिस्टिंग करके तो फिर वो तमाम वहाँ पे भेजते हैं। इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले आ जाता है। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो पिछले 3 माह में भी नहीं थी, वो अब भी नहीं है, जो दिगर दालें थी। इसी तरह दर्जा अव्वल का जो घी और कुकिंग ऑयल है वो 2 माह पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। यानी अगर आपको थोड़ी कम कीमत अदा करनी है तो आपको फिर क्वालिटी पे भी बिल्कुल क्वालिटी पे भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसी तरह जो दालें हैं उनकी क्वालिटी भी जो है वो जिसे हम कहते हैं कि दर्जा अव्वल या स्पेशल, वो क्वालिटी के नहीं है। और अगर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इंतज़ामिया की जानिब से जो सप्लाई की गई है उस पर बात की जाए तो ये तो अब शहरी भी कहना शुरू हो चुके हैं कि अशिया खुरोनोश की जो सप्लाई है वो बेहतर करें। टूथब्रश भेज दिए हैं, टूथपेस्ट भेज दिए हैं, शैम्पू भेज दिए, इनकी जो है वो एक आम गरीब आदमी को ज़रूरत नहीं है। मिर्च मसाले जो हैं वो उसके रैक जो हैं वो खाली होना शुरू हो गए हैं। आइंदा चंद दिनों में मिर्च मसाले जो हैं वो भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे। खजूर जो है वो बिल्कुल गायब होगी क्योंकि खजूर के टेंडर नहीं किए गए। खजूर खरीदारी के लिए बॉर्डर्स बंद हैं, खजूर आ नहीं रही ईरान से। लेकिन फिर भी इन्हें तो पूरा करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि अब आवाम को ये कह दिया जाए कि जी बॉर्डर्स बंद हैं, आपको खजूर नहीं मिलेगी। खजूर पाकिस्तान की अपनी भी होती है, सिंध की और बलूचिस्तान की। सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पे ख़राबी आती है वो मैनेजमेंट की है। दूसरा जो है वो आवाम को भी थोड़ा सा जो है वो सोचना होगा कि जो चीज़ अगर एक रैक के ऊपर 2 पैक पड़े हुए हैं चीनी के तो एक मैं ले लूँ, एक कोई और ले ले, ये नहीं कि दोनों ही मैं उठा के और अपने घर ले जाऊँ और जो दूसरा पीछे खड़ा होगा वो कहेगा कि यूटिलिटी स्टोर के हालात जो हैं वो वैसे के तैसे ही। अब देखना ये पड़ेगा कि 15 रमज़ान तक ये यूटिलिटी स्टोर किस तरह लोगों को सहूलियात देता है और किस तरह फीड कर पाता है, क्योंकि जो चीनी पे सब्सिडी है, जो आटे पे सब्सिडी है और जो रमज़ान पैकेज दिया गया है, इसका आवाम को तभी फ़ायदा होगा अगर ये अमली तौर पर जो है वो अशिया दस्तयाब होंगी और लोग जो हैं वो ख़रीद सकेंगे। सवाल ये भी है कि 10 रोज़ के बाद यकीनी तौर पर ये स्टोर्स खुले ही रहेंगे या फिर यूनियन दोबारा से मैदान में आएगी, अपनी दिहाड़ी लगाएगी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यूनियन की जानिब से जो है ना वो बड़ा एक अहम जो है वो दिन चुना गया है, बड़ा अहम वक्त चुना गया था। अच्छा, यूनियन की जानिब से जो है वो ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हमने 15 दिन का जो है वो इनको डेडलाइन दी हुई थी। तो 15 दिन से पीछे 3 साल भी तो है ना, जितना आपने इंतजार किया है, तो अभी आपने ये वक्त क्यों चुना? 15 दिन से जो है वो इस हवाले से मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि जब 15 दिन का टाइम दिया है, क्या मैनेजमेंट भी इसी इंतजार में थी कि ठीक है जी हम पे भी यूनियन ज़रा प्रेशर बढ़ाए और हम भी गवर्नमेंट के आगे जो है वो थोड़ा सा बताएं कि जी देखें यूनियन काम नहीं कर रही, हमें इजाज़त दें, हम ये नोटिफिकेशन और ये लेटर जारी करें। ये तो अब मतलब कि यूनियन को भी सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। इन दोनों की आपसी लड़ाई में कल जिसका नुकसान हुआ है वो एक आम आदमी का नुकसान हुआ है और ऐसे लोगों का नुकसान हुआ है जो यूटिलिटी स्टोर से ख़रीद सकते हैं।
बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से और सुपर स्टोर से खरीदारी नहीं कर सकते। कल उसका नुकसान हुआ है और बल्कि कल कुछ लोग जो है वो मायूसी के आलम में, ये भी तमाम लोग बेचारे आज रोजा रखकर स्टोर्स का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन बात यही है कि इदारों की और उनके वर्कर्स की आपस की चपकलिश होती है, लेकिन खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में एक बार फिर से देखा गया है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है और पीटीआई हुकूमत में देखा गया है कि चंद महीनों के बाद अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है और बहुत तेजी से तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान, जिनके बारे में जब उनको तैनात किया गया था तो कहा जाता था कि ये बहुत ही मजबूत हैं, अच्छे फैसले करेंगे, इसीलिए इनको तैनात किया गया है। लेकिन सिर्फ 3 माह 27 रोज के बाद उनको हटा दिया गया है और नए चीफ सेक्रेटरी आ गए हैं। अभी तक तकरीबन पीटीआई दौरे हुकूमत में 3 बार चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जा चुका है। आईजी साहब को 4 बार तब्दील किया जा चुका है। ये इतनी तेज तब्दीलियों की वजह क्या है? किस तरह से ब्यूरोक्रेसी डिलीवर कर पाएगी अगर ऐसे ही तब्दीलियां होते रहेंगी? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से हमेशा यही शिकवा करती है कि उनको टाइम नहीं मिलता कारकर्दगी दिखाने का। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी हसन रजा है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ ही मौजूद होंगे नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन पंजाब है। नदीम साहब, प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हसन, हमें बताइए कि ये जराए क्या बता रहे हैं, क्या वजूहात बनी इस तब्दीली की? देखिए, तकरीबन 4 माह के बाद देखिए 2 पहलू सामने आ रहे हैं। एक तो पंजाब हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, आला ओहदेदार, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि कुछ इंतज़ामी मामला थे जिसकी वजह से इनको तब्दील करना पड़ा। अगर आप देखें तो आज़म सुलेमान साहब को प्राइम मिनिस्टर ही लेकर आए थे और उन्हीं को दोबारा वापस उसी पोजीशन पे ले गए जहाँ से वो आए थे। वो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से पंजाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात हुए थे, उनका तबादला किया गया था। अब उसी जो उनको टास्क दिए गए थे वो उन्होंने अचीव किए, बताया ये जाता है, और फिर वापस उनको दोबारा उनकी अपनी सीट पर ले गए। अगर इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो 2-3 चीजें सामने आती हैं। एक ये कि उनके और वजीर आला पंजाब के दरमियान कुछ मामला बेहतर नहीं हो पाए। वो अपना तकर्रुर तबादले करते थे और वजीर आला साहब जो अपनी डायरेक्शन देते थे, शायद वो उनके आपस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक तो ये पहलू बताया जाता है। दूसरा ये पहलू जो है वो सामने आता है कि कुछ जब आटा चीनी की रिपोर्ट के हवाले से तहकीकात शुरू हुई तो उसके हवाले से जब टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मांगा था, और जब उन्होंने वो रिकॉर्ड फराहम किया तो फिर भी उस जो बैकएंड पे पूरा एक ग्रुप है वफाक में जो बैठा है, उनकी जानिब से शायद ये जो है वो चेक किया गया कि शायद चीफ सेक्रेटरी हमारे खिलाफ उनको कोई सबूत दे रहे, जबकि उनके खिलाफ कुछ उन्होंने वो नहीं दिया, क्योंकि बतौर चीफ सेक्रेटरी जो भी होगा, जो भी उनसे टीम मांगेगी रिकॉर्ड, तो उनको वो फराहम करने के पाबंद होंगे। इस तरह के हवाले से कुछ फिर ये भी इतलात है कि शायद कोई एक आध कॉल भी जो है वो ट्रेस हुई। 3-4 चीजें हैं। और फिर यह भी था कि लॉकडाउन के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन देते हैं या वो जिस तरह कहते थे या वफाक जो कहता था, ऊपर वालों की नहीं मानी, बस इस तरह की थी। लेकिन अच्छा, चले मानी जा रही थी। भी बात करते हैं, नदीम कुरैशी साहब को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर बताइएगा, ये 3 माह 27 दिन के बाद हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब को तब्दील कर दिया गया है, 4 बार आईजी साहब को तब्दील किया जा चुका है। क्या 3 से 4 माह डिलीवर करने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए बहुत काफी होते हैं? इतनी देर के बाद अफसरान की तब्दीली एक रूटीन की बात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपके तमाम देखने वालों को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज चूंकि पहला रमजान मुबारक है पाकिस्तान में, और हम इन नेक साथों में दुआ गो कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस कोरोना की वबा से निजात दे। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि हुकूमतों में ये तब्दीलियां रूटीन का हिस्सा होती हैं। अफसरान ने हुकूमतों की पॉलिसी के मुताबिक चीजों को आगे लेकर चलना होता है, और जब कोई शख्स अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता है तो हुकूमतों के पास ये इख्तियार ये माजी में भी रहा है। आज़म सुलेमान साहब एक बड़े पॉलिश्ड और बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। पहले वो वफाक में जिस जगह पर जिम्मेदारी दे रहे थे तो पंजाब में एक टास्क उनको लाया गया, वो टास्क उनका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, और ये बिल्कुल रूटीन की तब्दीली है, इसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट
डे बाई डे इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। शुरू में हमें कुछ मसाइल थे, बहुत बड़ा सूबा था और बड़ी मतलब एक बिल्कुल नई टीम मैदान में इमरान खान साहब ने उतारी। अब आप देखें कि पंजाब में बिलखुसूस इस कोरोना के फेज में कि जहां पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक्स थी, जहां पूरी दुनिया की हेल्थ सिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ, पंजाब में कितने अच्छे इंतजाम किए गए कि आज जुबान ज़दे आम ये बात है कि जिस चीफ मिनिस्टर को पंजाब की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, उसने अपने धीमे, अपने आहिस्तगी वाले स्टाइल से वो एक अंधा अच्छे मैनेजर होने का सबूत दिया। नदीम साहब, ये बताइएगा कि जब हम पीटीआई गवर्नमेंट की बात करते हैं कि तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है, हमें 100 दिन के ख्वाब दिखाए गए कि एकदम से कोई चिराग से जिन निकलेगा और तब्दील मामलात हो जाएंगे। जब भी हम बात करते हैं तो जवाब एक ही होता है कि इतनी जल्दी जो सदियों का बिगाड़ है उसको नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन जब हम इंतजामी अफसरान की बात करते हैं तो उनको बहुत तेजी से तब्दील किया जाता है। ये दोनों बातों में खासा तजाद नहीं है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, किसी जगह पीटीआई के लोगों ने लोगों को ये ना कोई ख्वाब दिखाए थे, और मैं तो 12 प्रोग्राम में कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि अगर किसी भी शख्स की तवक्को ये है कि कोई सामरी जादूगर पाकिस्तान में हुक्मरान है, उसकी बया की जुम्बिश सारे सब चीजें ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं, आप मीडिया से रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ जो इदारों की, जो अफराद की, जो लोगों का मिजाज बना हुआ है कानून के हवाले से, ये कई साल का प्रोसेस है जिसको हमने ठीक करना है। बहुत सारी चीजों पर हम एक चीज पर अलग डिबेट कर सकते हैं, वो एग्रीकल्चर हो, वो इकोनॉमिक्स हो, वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अगर आज 1.5 से 1.25, अभी मैं समझ रहा हूँ 1.5 साल इलेक्शन हुआ, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, 16 अगस्त को ओथ हुआ था गवर्नमेंट का, 1.5 साल तकरीबन पूरा हो गया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपना काम बतरीके से पूरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि आइडियल सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आजम सुलेमान साहब को हटाने की या फिर तब्दील करने की क्या वजह बनी? कहां पर उनसे कोताही हो गई? कोरोना को लेकर या फिर कोई और इदारों के मामलात को लेकर कहां पर कोई ऐसी कोताही हुई कि उनको तब्दील कर दिया गया है? वजह क्या बनी? देखिए, किसी भी तब्दीली को किसी कोताही या किसी नेग्लिजेंसी के साथ अटैच करना मुनासिब नहीं होता। मैं आपको ये 100% श्योर कर रहा हूं कि आजम सुलेमान साहब ने को जो टारगेट दिया, उस वक्त भी जब वो अपॉइंट हुए थे, तो उस वक्त भी हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने और कुछ और लोगों ने इस बात का इसको बड़ा प्रोपेगेट किया था कि आजम सुलेमान साहब की जो तैनाती है उसके पीछे ये है कि जी सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट को कमजोर करना है और अब ब्यूरोक्रेसी पंजाब चलाएगी। देखिए, अब क्या साबित हुआ कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ना सिर्फ इस कोरोना की कैंपेन में जो कोरोना का एकदम फ्लेयर अप हुआ और सारा माहौल डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब से हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथी मौजूद रहेंगे। हसन, मुझे ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी तजब्जुब का शिकार है इन तब्दीलियों से। जब भी कोई अफसर आता है उसको पता ही नहीं होता कि मैंने 1 हफ्ता रहना है, 1 महीना रहना है, मैं काम करूं या ना करूं। ये भी एक कश्मकश की सूरत हाल है। देखिए, इससे पहले 2 चीजें क्लियर कर ले। एक बिल्कुल ये वाजे है, क्योंकि मैं फील्ड में होता हूँ, बाद हुकूमती अहदेदार शायद फील्ड में नहीं जाते, वो सिर्फ बातों तक महदूद होते हैं, शायद उनको पता नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है। जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान पंजाब में तैनात हुए थे तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि वो नॉन प्रोफेशनल है या वो किसी, सबने उनकी तारीफ की थी, सबने कहा था कि वो बहुत प्रोफेशनल और मजबूत ऑफिसर हैं, थे और हैं, और उन्होंने काम भी किया। किसी ने उनकी तैनाती पर तनकीद नहीं की थी। ये तनकीद की थी कि आपने चीफ सेक्रेटरी तब्दील क्यों किया, इतनी जल्दी क्यों किया, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अगर आप एक चीज मिनट दें, आजम सुलेमान ने अपनी टीम बनाई है, कमिश्नर्स लगाए, डीसी लगाया, आप खुद देख लें डीसी लाहौर कितने एक्टिव हैं, कमिश्नर लाहौर कितने एक्टिव हैं, उन्होंने काम किए हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन टीम बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन कुछ वजूहात है, शायद वो मैंने कुछ शुरू में कुछ जिक्र किया, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आस्ता आस्ता चीजें सामने आएंगी। ये कहना कि वो उनके आने से बुज़दार हुकूमत जो है वो वीक होगी, ये बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है, बल्कि बुज़दार हुकूमत उनके आने से स्ट्रांग हुई है, उन्होंने मिलकर काम किया है, कहीं पर इख्तिलाफात थे, वो चीजें सामने आई हैं। अब जब नई तैनाती होंगी चीफ सेक्रेटरी, अब देखिए जब भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात होते हैं, नहीं, ये हमेशा से, मैं 2005 से यही प्रोसेस देख रहा हूं
यह कमिश्नर्स भी चेंज होते हैं, सेक्रेटरीज भी चेंज होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी चेंज होते हैं, बाद जूनियर जहाँ सीनियर लगे हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। एक अपनी टीम लेके आते हैं। वो क्यों लेके आते हैं? ताकि जो डायरेक्शन दे उस पर अमल दरामद किया जा सके, जो हदायत दे। ये बात जो है वो नदीम कुरैशी साहब के आगे रख देते हैं कि अब चीफ सेक्रेटरी साहब तो बदल गए हैं, मजीद कहां तक ये तब्दीली की हवा जाएगी, कौन कौन से अफसरान को तब्दील किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैंने पहले भी यही बात की है, दोबारा आपके कहने में रिपीट कर देता हूं। इंतजामी अफसरान की तब्दीली एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होती है। इसके पीछे तो बहुत ज्यादा अगर हम रॉकेट साइंस तलाश करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद वो मुनासिब नहीं है। कैसे रूटीन का सर हिस्सा होती है? आप मुझे ये बताइए कि आप एक अफसर को एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन देते हैं, जब तक वो इदारे के या फिर सिस्टम को समझने की कोशिश करता है तब्दील कर दिया जाता है। कैसे ये रूटीन का हिस्सा हो सकता है? यानी ऐसे तो फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, अभी हसन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो टास्क लेकर आजम सुलेमान साहब आए उन्होंने उस टास्क को अचीव किया, उन्होंने अपनी टीम बनाई। पंजाब में जो भी चीजें अवाम को डिलीवर करने में रुकावटें थी वो सारी रुकावटें दूर की गई। अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने समझा कि वो विफाक को उनकी जरूरत है, विफाक के मामलात में वो इंटीरियर मिनिस्टर के, इंटीरियर सेक्रेटरी गए वहां, पहले भी उसी पोस्ट पर थे। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि उनकी खुदा ना खास्ता उनके वहां से कोई नेग्लिजेंसी या कोई खुदा ना खास्ता नाअहली वाला सिलसिला नहीं था। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट को ये राइट होता है कि उन्होंने अफसरान को सूरत के ऐन मुताबिक उनकी प्लेसमेंट करनी है। जहां तक आपने फरमाया कि नए चीफ सेक्रेटरी अब अपनी टीम लेकर आएंगे तो हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन किसी भी जगह आप ये देखें, क्या पंजाब के अवाम ने तो सफर नहीं किया? क्या पंजाब की आवाम तो सर पहले दिन से सफर कर रही है, कैसे नहीं किया? महंगाई आसमान को बातें कर रही है, गरीब बंदा मर के रह गया है, बेरोजगारी जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी है, कैसे नहीं सफर किया पंजाब की आवाम ने? देखिए हसन, मुझे ये बताइए कि ये रूटीन का मामला है। देखिए, जब एक ऑफिसर को किसी भी जगह तैनात किया जाता है तो एक फार्मूला है और एक पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है। 3 साल तक कमिश्नर अपने ओहदे पे तैनात रहेगा, सेक्रेटरी अपने ओहदे पे तैनात रहेगा, डिप्टी कमिश्नर अपने ओहदे पे तैनात रहेगा और बाकी अफसरान। क्यों? क्योंकि वो जब आप उनको काम देते हैं, वो चीजों को समझते हैं, फिर इंप्लीमेंट करने जाते हैं, फिर रिजल्ट आते हैं। मेजर आजम सुलेमान ने आते साथ 1 साल की पॉलिसी बनाई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम 3-3 माह बाद अफसरान की जो है परफॉर्मेंस चेक करेंगे, फिर उनका टेन्योर उसी तरह बढ़ाते जाएंगे और हम उनको टास्क देते जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना जो है वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना शुरू की थी। अब जो है जवाद रफीक मलिक अभी बहुत प्रोफेशनल जो है ये ऑफिसर है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे इन्होंने भी काम किया और जो बाकी लोग हैं उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनके रवैयों को समझने में, काम करवाने में। देखिए, जवाद रफीक मलिक अगर आप देखें माजी में आया है कि जिस अकबर हुसैन दुरानी साहब आए थे या उनसे पहले पिछले दौर में 2013-14 में जब इलेक्शन होने लगे तो जावेद महमूद साहब आए थे, शायद उनको नहीं पता था कि पंजाब के जिले में किस तरह के मामला चलते हैं। जवाद रफीक मलिक लाहौर में रहे, कमिश्नर भी रहे, सेक्रेटरी सेहत भी रहे, चेयरमैन NHA भी रहे और मुख्तलिफ जगहों पर पंजाब में तैनात रहे। इनके पास कमांड है, कंट्रोल इनको आता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बहुत अच्छी रही है। पहले आप देखिए डेंगू के मामला थे तो जो वो सेक्रेटरी सेहत थे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब नीचे से वो चीजें काम करके आए और खासतौर पे पंजाब में भी इन्होंने काम सर्व किया हो तो उनकी एक्सपीरियंस ये बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के वो कंट्रोल कर लेंगे। अब तमाम चेंजिंग होगी और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनका पंजाब को पता है कि कहां पे कौन सा अफसर लगाना है, कहां से कौन से सियासी मसाइल हैं जिनको हल करना है। नदीम साहब ये बताइएगा कि अब जवाद रफीक मलिक साहब को तैनात कर दिया गया है, अब फिर पूरी की पूरी टीम बदली जाएगी, फिर ये अपने मुताबिक अफसरान को लगाएंगे? मैंने तो फर्ज किया, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी टीम बदली जाएगी। जब भी कोई टीम कैप्टन आता है तो उसको ये राइट होता है कि उन्होंने असल में बुनियादी तौर पर तो नुकता ये है कि लोगों को कैसे रिलीफ देना है, चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है, पंजाब के मामला को किस तरह से आगे चलाना है। तो जवाद रफीक मलिक साहब को ये राइट है कि वो अपने जेहन के मुताबिक जैसे जो उनको पंजाब गवर्नमेंट हिदायत देगी, जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट की विच और विल होगी, जिससे आवाम सूबे की खुश होगी, चीफ सेक्रेटरी भी उसी तरह से चलना है। जब मेजर आजम सुलेमान साहब की तैनाती हुई थी, मुझे आज भी याद है कि पूरा एक हफ्ता एक ही नुक्ते पर लोगों ने डिस्कस किया था कि जी अब पंजाब में पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, खुदा ना खास्ता बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी ने चार्ज संभाल लिया।
अब आप फिर देखें, आप उन तमाम बातों की नफी होती है। गवर्नमेंट, पोलिटिकल गवर्नमेंट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर पोजीशन में डिलीवर कर रही है। और जहां तक चीफ सेक्रेटरी साहब की बात है, तो जाहिर है उनको ये राइट है। मैं बहुत सारे अजला का जिक्र कर सकता हूं कि जहां पर डिप्टी कमिश्नर 2-2 साल से तैनात है। मैं बहुत सारे डिविजन का बता सकता हूं जहां पर कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं। ये रूटीन की तब्दीलियां होती हैं, होनी चाहिए, चूंकि अगर कहीं तगय्युर नहीं है, अगर किसी जगह पर तब्दीली नहीं हो सकती, अगर बेहतरी की कोशिश नहीं की जा सकती, तो फिर ये अवाम के नुकसान की बात है, ये फायदे की बात नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब लोगों को इन चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमने देखना ये है कि अभी आपने फरमाया कि जी बड़ी महंगाई है, आम आदमी बड़ा, देखें अभी तो निजाम ही सारा डिस्टर्ब हो गया। पूरी दुनिया में कभी किसी ने सोचा था कि जी ऑयल के रेट बिल्कुल नेगेटिव माइनस में चले जाएंगे? तो मैं समझता हूँ जो मौजूदा हालात है, इन हालात में आप देखें कि आपकी गवर्नमेंट ने फेडरल लेवल पर भी और सूबे में भी किस तरह से परफॉर्म किया। गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में पहले दिन से हम देख रहे हैं कि चपकलिश भी है, कोई एतमाद की फजा अभी तक उस तरह से कायम नहीं हो पाई। हुकूमती अफसरान ब्यूरोक्रेसी से नाराज रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से नाराज रहती है। ये एतमाद कैसे कायम हो पाएगा? किसने खबर दी है? ये आपने खुद अज्यूम किया है। किसी जगह पर भी ऐसा नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमती अहकामात की पाबंदी करवानी होती है। ब्यूरोक्रेसी एक इंतजामी सिस्टम है उनके पास, उन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काम करना होता है। ये तो 1.5 साल में आप हर दौर में देख रहे हैं। पाकिस्तान तरीके से आपकी गवर्नमेंट, चूंकि एक नई गवर्नमेंट, गैर रिवायती तरीके से आने वाले लोग, गैर रिवायती तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने वाले लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हसन रजा, वैसे ये पीटीआई के जितने भी नुमाइंदगान है ना, मैं सलाम करती हूँ इनको कि ये आगे से आप जो भी सवाल पूछ लो, चाहे वो सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन इनका कवा सफेद ही रहता है। वो कह तो रहे हैं वो कि तेल सस्ता हो गया फलां पे, जो टॉपिक है उस इशू पे बात नहीं कर रहे। अभी सिचुएशन हुई ना, लेकिन पहले वो कह रहे हैं जी कोई फर्क नहीं। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के अफसरान, आपको खुद मालूम है कि वो नाराज है कि हमें लगाया जाता है, वक्त मिलता नहीं है। जैसे वो इवन के हमारे जो मुख्तलिफ इदारों के डीजीज हैं, वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर रहे थे कि भाई पता नहीं कब हमारे ऊपर बहुत सारे इश्यूज थे। अगर आप डिप्टी कमिश्नर्स के देखें तो शायद वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस लिया है, उनको डायरेक्शन दी है, खबरदार कोई दरवाजे बंद करके बैठे। ये कहां का असूल है कि डिप्टी कमिश्नर गरीबों के जो है पैसों पे, टैक्सों पे पैसा ले और दरवाजे बंद करके बैठे, सेक्रेटरी जो है वो अवाम से ना मिले। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी, तमाम अफसर दरवाजे खोले, उनके मसाइल हल हों। ये बात आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जहां भी होता है ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी और शहनशाही के दौर से बाहर नहीं निकलते, उनके दिमाग उरूज पे होते हैं। अवाम जलील होती है, पॉलिटिशियन जलील होते हैं। लेकिन अब जवाद रफीक मलिक के आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक पेज पर होते दिखाई देंगे, अच्छी साबित हो जाए। बहुत शुक्रिया हसन रजा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पहला आज रोज़ा है और तमाम घरों में आज खूब प्लानिंग की जाएगी कि क्या इफ्तारी में होना चाहिए, इफ्तार का दस्तरखान किस तरह से सजाना है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ख्याल ये भी रखना है कि पहला रोज़ा तो है, लेकिन एकदम से आपकी बॉडी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना, सहरी के औकात में आपने नाश्ता किया था, अच्छी सी सहरी की थी, लेकिन सारा दिन आप भूखे हैं। शाम को एकदम से फ्राई चीज़ों पर टूट पड़ेंगे तो कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करने से इनकार ही ना कर दे। इन मामलात को मद्देनज़र भी रखना है किस तरह से आज अपना बेहतरीन अंदाज में दस्तरखान सजाया जा सकता है इफ्तार का। इस पर हमने बात करनी है। मधु किया है प्रोग्राम में, शेफ़ मुनीरा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हैं। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और इसके साथ साथ आपके प्रोग्राम की तरफ से कि मैं तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक कहूँगी। और चूँकि आज पहला रोज़ा है और आप जैसे कहते बताया कि आज का दस्तरखान हमारा कैसा होगा, तो मैं वो भी तमाम चीज़ें बताऊँगी कि इस टाइम में जबकि क्वारंटीन टाइम चल रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। बड़ी क्विक रेसिपीज़ होती हैं अगर हम उसको रखें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसी तरह कि हमारे यहाँ जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका हुआ है कि हम फ्रोज़न फूड बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम फ्राइड चीज़ों को दस्तरखान अपना भर लेते हैं। फिज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो मैं एज ए शेफ, मैं और जितने भी हमारे दिखने वाली बहनें देख रही हैं उन सबको रिकमेंड करूंगी कि काइंड मीठा बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और शाम को भी जब तक मीठे वाला फुल शरबत ना हो तो आपको चैन नहीं मिलता। तो इससे आप बिल्कुल इन 3 चीजों से मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये इज्तनाब करें। और अब आप सोचेंगे कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, जैसे कि फिजी ड्रिंक्स आ गई। फिजी ड्रिंक में बहुत सारे आजकल फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, वाटरमेलन है, फिर बनानाज हैं, उसके अलावा एप्पल्स हैं। इनकी बहुत सी ड्रिंक्स बनती हैं। अगर सहरी की तरफ जाएं, सहरी का मेन्यू की तरफ अगर आप आते हैं तो आप मिल्क लें, उसमें डेट्स डालें, खजूर इसमें ऐड करें, इसमें आलमंड्स ऐड करें और उसको आप एक ड्रिंक बनाएं। आप चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर ऐड कर लें, शक्कर ऐड कर लें, ठीक है, आप उसकी ड्रिंक बना के पिए। अच्छा, इसके साथ अगर हम आते हैं अफ्तारी की तरफ, स्मूदीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर स्मूदीज़ को आप अफ्तारी में नहीं करना चाहते तो आप उसको सहरी में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी हम ड्रिंक्स हमारी बच्चों से रिलेटेड हैं, बच्चों को आप जितनी अच्छी फ्रूट्स की तरफ लेके जाएंगे वो ज़रूर बनाएं। अच्छा, दूसरा ये भी बड़ा होता है कि हम जब चीज़ें बनाते हैं, लेट्स से फ्रूट चाट, चीनी बहुत उसमें ऐड कर देते हैं। काइंडली चीनी नहीं ऐड करनी, आपने चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर लें, इसको आप मिक्स कर लें। थोड़ा सा फ्लेवर देना तो उस पर चिक पीस ऐड कर लें, तो वो ज़रा उससे अच्छा थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जाता है। इसके साथ अगर आप जाते हैं फ्राइड आइटम की तरफ, तो फ्राइड आइटम चलें ठीक है, आज पहला रोज़ा है, सब कहते हैं कि भी फ्राइड चीज़ों के बगैर आपका रोज़ा नहीं सही। अच्छा मुनीरा साहिबा, दस्तरखान तो सजना चाहिए। हाँ। आपने बताया कि पहला रोज़ा तो खास एहतमाम होता है, लेकिन उसके साथ ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन है, हाँ। कारोबार बंद पड़े हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुव्वतें खरीद नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस साल उस तरह से अपना दस्तरखान भी नहीं सजा पाएंगे, सिंपल और सादा रहकर बिल्कुल रोजे भी रखें। बल्कि हमें तो इस दौर में चाहिए कि हम उन लोगों का खास ख्याल रखें। हम तो सारा साल पेट भरते ही रहते हैं, लेकिन दूसरों का बहुत ख्याल रखें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें बताऊंगी कि जैसे कि थोड़े से अगर हम अपने असूल रख लें, जैसे कि 3-4 चीज़ें अपने पास रखें जो कि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े। आप आलू के इस्तेमाल से बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें, दालों से बहुत रेसिपीज़ बन सकती हैं। आप दालों के कबाब बना सकते हैं, वो चीज़ें जो घर में आप बहुत ईजिली क्विक कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ सिद्रा थोड़ी सी मेहनत मांगती है, तो इस टाइम में अगर पूरी फैमिली आप इकट्ठी हो तो आप सबको अपने साथ काम में लगाएं और इसको थोड़ा सा बिजी भी करें, तो बड़ी एक ज़बरदस्त आपकी एक्टिविटी बन जाती है। किसी को आप लगा दें, आप फ्रूट्स कट करें, आप देखें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बड़ी खूबसूरत सी रौनक भी लग जाती है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को। और ख़ास तौर पर जब एहतमाम का टाइम होता है रमज़ान का, तो जो बच्चे छोटे रोज़े रखते हैं उनको बड़ा होता है कि दस्तरखान में बहुत सारी चीज़ें होनी है जब हमने रोज़ा इफ्तार करना है। तो आप ये ना करें कि ये मत सोचें कि हमें बहुत सी चीज़ों से भरना है। आप एक चीज़ अच्छी से बनाएं, लेकिन उसको भरपूर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं। उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करें, वेजिटेबल्स स्ट्रेट करके कर लें, लेकिन जो सब्जी हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, हमें बताइए, आप जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब होता है तो फ़ौरन से पहले कोई जूस, पानी, उसकी बहुत तलब होती है। और वही हमें कोई एक ऐसा जूस जो कि आप फ्रेश बनाएं घर में, जो कि हमारे मौसम के फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसकी तरकीब बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ जब रोज़ा रखा जाता है, तो जब रोज़ा खुलने से पहले 20 से 25 मिनट आप लोग काइंडली वॉक करें। उसके बाद आप अफ्तार करें, ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम बहुत हाई एकदम से हो जाता है ना, रोज़ा खुलने बहुत ज़्यादा, वो आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अच्छा, आजकल स्ट्रॉबेरीज बहुत आई हुई हैं और वाटरमेलन भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी की आपको मैं ड्रिंक बताती हूँ कि आपने स्ट्रॉबेरी ले लें, तकरीबन आप 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ले लें या 1 बाउल ले लें स्ट्रॉबेरीज। उसमें आपने पानी ऐड करना है जितने आपको ग्लास चाहिए। मैं आपको 2 ग्लासेस की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें आपने 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, इसमें हल्का सा आप नमक काला ऐड करें, लेकिन जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो इससे अवॉइड करें, नमक उसमें ऐड मत करें। वो सिंपल बना लें, ठीक है। उसके अलावा आपने इसमें हल्का सा, आपने जो हमारे बेसल सीड जिसको हम कहते हैं तुख्म लंगा, वो बहुत होती है, आप 1 चम्मच उसको अलग से रख लें भिगो के। लेकिन जब ये ड्रिंक हमारा रेडी होगा उसके बाद हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ आपने हल्का सा लेमन लेके उसमें आपने इसमें इसका लेमन जूस ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। तो बहुत अच्छा आपका इसमें आपकी स्ट्रॉबेरी आपकी ड्रिंक रेडी हो जाएगी। इसमें आप आइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे जैसे रोज़ा रख रहे हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप इसमें मिल्क उनको ऐड करके दें, स्ट्रॉबेरी मिल्क के साथ, वो इनका बहुत अच्छा एक ड्रिंक बनेगा। इसके साथ साथ जो वाटरमेलन की ड्रिंक दूसरी आ जाएगी, उसका भी एग्जैक्ट सेम यही रेसिपी कि आपने उसका जितने भी वाटरमेलन है आप उसको कट करके आप उसको रख लें और उसके बाद आपने सेम ऐसी तरीके से इसकी ड्रिंक बनानी और इसमें भी बेसल सीड्स उसमें थोड़ी सी ऐड। वाटरमेलन में भी हम पानी ऐड करेंगे? हाँ, पानी नहीं, उसमें ऑलरेडी पानी होता है, आप उसको कट करके रख लें, जस्ट आपने उसको ब्लेंड करना है। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी होगी। अगर आपके पास 1 बाउल है वाटरमेलन कटा हुआ तो उसमें आई थिंक कि उसको मिक्स करने के लिए आपको 1/2 ग्लास पानी चाहिए। अब हमें ये बताइए कि आज दस्तरखान पे क्या होना चाहिए जो कि हमारा सिस्टम भी उसे एक्सेप्ट कर ले और कोई मसला भी ना हो।
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि वेजिटेबल्स बहुत आजकल आई हुई हैं और उसका इस्तेमाल अगर आप करें तो बहुत अच्छे, जैसे कि तरकारी में आ गई, आप कद्दू आ गया, कद्दू का रायता बनाएं, वो उसको आप खाएं, ठीक है, वो बहुत आपके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि एक ही डिश बनाएं जो आपकी सहरी में भी इस्तेमाल हो जाए और आपकी इफ्तारी के टाइम में। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हम अवॉइड करें कि हम बहुत सारा दस्तरखान भरने की बजाय आप कोशिश करें कि एक आप वो डिश बनाएं जो आपने मेन कोर्स में खानी है और एक एपेटाइजर में बना लें, जैसे आप फ्रूट चाट बना लें, साथ में आपको चना चाट बना लें। और दूसरा ये कि इनके ऊपर जो चीज़ें आपने ऐड करनी है उसमें वेजिटेबल, चना चाट में अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें सारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, प्याज आ जाएगा, इसमें टमाटोज आ जाएंगे, खीरा भी आ जाएगा, साथ में आप उसमें हरी मिर्च ऐड करें तो बहुत मज़े की आपकी रेसिपी बन जाएगी और आप उसको बाद में भी खा सकते हैं। और मेन कोर्स में आप सालन में कोई चीज़ बना लें, जैसे कि आलू गोश्त बनाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, कॉमन है और हर कोई उसको इजीली खाता है, उसको बच्चे, बूढ़े और आपकी जो यंग एज है वो सभी उसको बहुत शौक से खाते हैं। बजाय इसके कि आपको इसको बहुत चीज़ स्पाइसी सी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस से आप इज्तनाब करें क्योंकि पूरा दिन आपने रोज़ा रखा होता है। ज़्यादातर लोगों के घरों में ये भी ट्रेंड होता है कि दस्तरखान को बड़ा सजा लिया जाता है, चिप्स भी बनते हैं, समोसे, पकोड़े, फ्रोजन फूड, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती, खाना नहीं खाया जाता। और पहले तो बना लेते थे, लेकिन इस टाइम जो हमारा ये टाइम चल रहा है इसमें सिद्रा हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए कि हम सब घर में बैठे हुए हैं, हम जितनी फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करेंगे, जितना मीठे से अवॉइड करेंगे, जितना फिजी ड्रिंक से अवॉइड करेंगे, आपके दस्तरखान में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इसमें ठान लें और माओं को मैं कहूँगी कि ये इसमें फुल साथ सपोर्ट करें फैमिली को। तो सिर्फ एक एक होनी चाहिए जिसको खाएं, और बाकी फ्रूट्स का आप रखें एक आइटम, जो फ्रूट्स आपने खानी है उसको कट करके उसकी चाट में क्रीम मत ऐड करें, उसमें मीठा मत ऐड करें, एज इट इज उसको खाएं। आप उसमें अगर वो एक दिन बना लें तो दूसरे दिन आप चना चाट बना लें, एक आपका मेन कोर्स हो, एक आपकी साइड में डिश हो, सैलेड आप बनाएं, जितनी भी ग्रीन आपकी चीज़ें हैं, दूसरा सब्जी के इस्तेमाल, जैसे कि जो लोग सब्जी बहुत पसंद करते हैं, आप एक दिन बैंगन का रायता बना लें, एक दिन आप लौकी का बना लें, आप कद्दू का बना लें, तो उसके साथ एक दिन आलू का बना लें, तो बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। आपसे क्या क्या फरमाइशें आज आ चुकी हैं कि आज हमें इफ्तारी में ये चाहिए? मुझे तो बहुत सी फरमाइशें आई, तो मैंने कहा ठीक है, आज चूँकि फर्स्ट डे है तो एक तो मेन कोर्स हमारे होता है कि हम एक मेन कोर्स तो हमारा फर्स्ट लास्ट में बनता है। साथ में मैंने जो ड्रिंक बनानी है, मैंने बेजल सीड्स के साथ ड्रिंक बनाऊंगी स्ट्रॉबेरीज के साथ, तो कुछ स्ट्रॉबेरी शेक यही जो हमारे साथ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत रिफ्रेशिंग है और दूसरा ये इम्यून सिस्टम आपका बहुत सही रहता है। और सहरी के टाइम आप यकीन करें कि आप अपने डाइट के अंदर अगर दही के साथ डेट्स और साथ में आलमंड्स और इन चीज़ों को रखें, आपको साथ दिन प्यास भी नहीं लगती। हम इन चीज़ों को बहुत छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, पराठे खा लेते हैं। देखिए पहले तो था जिन लोगों ने बहुत काम करना है, सुबह उठ के जाना है, तो उनको तो ज़रूरी है। जिन्होंने रहने ही घर पे है वो एक सादी रोटी खाएं, उसके साथ दही का इस्तेमाल करें, दही के साथ खाएं, आप उस पर अंडा लें, फ्राई एग बना लें, आप उसको ऑमलेट बना लें। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ों से आप अवॉइड करें कि जो आपने खाने के बाद आपको पता है कि आपने घर में ही रहना है, तो उसके साथ साथ आप जब आप जैसे कि टाइम चल रहा है तो उसमें आप बच्चों को कोशिश करें कि आप सब्जियां बहुत इस्तेमाल करके खिला सकें, कबाब बना के खिलाएं, कटलेट बना लें। उनके बच्चों को ज़रूर ऐसी चीज़ें दें कि जिनमें उनको वेजिटेबल्स भी जाएँ एंड फ्रूट्स भी जाएँ। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि मैंने बताया कि आप उनको मिल्क शेक दें, स्मूदीज बना के दें। अच्छा, तो वो बहुत अभी अच्छा है। ब्रेक पे गए थे तो फ्रोजन फूड की कुछ बात हो रही थी कि लोगों ने फ्रीजर भर लिए हैं बहुत ज़्यादा। क्या वो घर में नहीं बनाए जा सकते? बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। इतनी क्विक रेसिपीज है सिद्रा कि मैं आपको बैठे बैठे 5-6 बता सकती हूँ। आप नगेट्स बना सकते हैं, क्रॉकेट्स बना सकते हैं, चपली कबाब बना सकते हैं। बच्चे नूडल्स बहुत खाते हैं, नूडल्स के कबाब बना के आप उनको दे दें। तो बेसिकली बात है कि ये चीज़ें मेहनत मांगती हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितनी भी हमारी माएँ बहनें देख लें, वो बहुत क्विक रेसिपी हैं। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो आप पोटैटो के साथ, इसमें बच्चे आलू बहुत शौक से जैसे खाते हैं, आप पोटैटो मैश करें। हाँ, आप पोटैटो मैश करें, उसमें जितनी भी वेजिटेबल हैं, कैरेट है, स्पिनच है, फिर इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड करें, उनको बना के उनको पैटी बना दें, उनको किसी सूप में पराठे के साथ बना के दे दें, तो बच्चे हर चीज शौक से खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया शेफ मुनीरा, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। देखने वालों को आपने ग़िज़ाइयत से भरपूर आज इफ्तारी पर दस्तरखान सजाने की टिप्स भी दी हैं। मुझे अपनी इजाजत देनी है, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। पीर की सुबह 9:05 पर मैं आपसे फिर से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।